कन्हैया कुमार जी, पीटीआई में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बिहार चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, तो क्या माहौल है स्टेट में? क्या आपको लगता है कि बदलाव की हवा चल रही है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को और पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। बिहार चुनाव में कुछ महीने रह गए हैं। चुनाव आयोग की भी जो है विजिट होने वाली है या हो गई हो शायद। और चुनाव का जहाँ तक सवाल है, बिहार का चुनाव तो कोविड के दौरान हुआ था। तो चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और सरकार बनाना, ये तो प्राथमिकता रहती है पार्टियों की। मेरे ख्याल से पिछली बार भी बदलाव का एक माहौल था और बहुत ही छोटे अंतर से जो है वो महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। तो स्वाभाविक रूप से पिछले 5 सालों में जो स्थिति है बिहार की, उसमें बदलाव की बात और बदलाव की बयार ज़्यादा मजबूत तरीके से बह रही है। आपने एक लंबी यात्रा की है, बहुत बड़ा जनसंपर्क आपका रहा है पिछले कुछ महीनों में। क्या बड़े मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं बिहार के अंदर? और ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय जनता पार्टी उसको बड़े पैमाने पर उछाल रही है, तो उसका कितना असर आप देख रहे हैं बिहार के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिहार में जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से, वो है बेरोजगारी का सवाल, नौकरी का सवाल, पलायन का सवाल, पढ़ाई का सवाल और अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो जर्जर हालत है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं। साथ ही साथ बिहार के जो किसान हैं, वो कभी बाढ़ से परेशान होते हैं, कभी सूखे से परेशान होते हैं। बिहार के छात्रों के बीच में एक और जो यूनिवर्सिटी की हालत है, जो कॉलेज के हालात हैं, परीक्षाओं में जो बार बार गड़बड़ी होती है, समय समय पे जो है बहाली नहीं होती है, बहाली होती है तो बहाली जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं होती है। इसके साथ साथ एक विषय है डोमिसाइल का। बिहार के स्टूडेंट बार बार जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट की बात करें, पढ़ाई लिखाई और यूनिवर्सिटी कॉलेज से जुड़ा हुआ मुद्दा, आप युवाओं की बात करें तो नौकरी से जुड़ा हुआ मुद्दा, आप अगर जो स्किल्ड लोग हैं, जो जो दक्ष लोग हैं, उनके रोजगार की बात करें तो पलायन का मुद्दा। और पलायन एक ऐसा विषय है कि सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, हर चीज के लिए बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए पलायन करना पड़ता है, नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है। आपको जो है बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, कहीं घूमने के लिए जाना हो, हनीमून मनाना हो, उसके लिए भी जो है पलायन ही करना पड़ता है। जबकि बिहार जो है, बिहार में सब कुछ है। बिहार में आप मतलब चाहे जैन धर्म की बात करें, बुद्ध धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, हर धर्म से जुड़ा हुआ, चाहे आप सिख धर्म की बात करें, हर धर्म से जुड़ा हुआ एक विशेष स्थान है। फिर भी वहाँ जो तीर्थ स्थान है, आप उनकी हालत देखेंगे, जो पर्यटन की व्यवस्था है उसकी हालत देखेंगे, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर सरकार ने अपने किए हुए वादों को पूरा किया हुआ हो। और हाल के दिनों में जो एक बड़ा विषय उभर करके सामने आया है कि अपराध बहुत बेलगाम हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार में कहीं ना कहीं गोलीबारी नहीं होती है, हत्याएं नहीं होती हैं, बलात्कार, लूट, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इससे जुड़ा हुआ एक और विषय है कि ये बिहार में पहले कभी देखने को नहीं मिला था। नौकरशाही चरम पर है बिहार में। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार अब नेता नहीं चला रहे हैं, सरकार जो है वो अब नौकरशाह चला रहे हैं। और वो नौकरशाह बिल्कुल तानाशाही रवैये से जो है सरकार को चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के कुछ गंभीर विषय हैं जो बिहार में के लोग महसूस कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो देश में सबसे खराब स्वास्थ्य हालत की बात अगर की गई है तो वो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की गई है। ऑपरेशन सिंदूर का जो मैंने पूछा कि असर कितना होने वाला है आपको लगता है? देखिए, एक तो ये हमारे देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की सेना पे, देश की सुरक्षा पे, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा जो है कभी भी बाज तो आती नहीं है। वो जो है सेना की कार्रवाई को अपनी कार्रवाई बता करके अपनी पीठ थपथपाने से वो बाज तो नहीं आते हैं। लेकिन हमको लगता है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हैं, इसीलिए बीजेपी भी इस विषय को बिहार में बहुत ज्यादा उछाल नहीं रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार के लोग जो है इस पर एक नकारात्मक प्रतिक्रिया भाजपा को देंगे। बिहार के लोग ये बात बखूबी समझते हैं कि सेना
देश की सेना है और सभी देशवासियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, इसीलिए किसी एक पार्टी को इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिहार के लोगों का मानना है। कन्हैया जी, बिहार की अगर बात करें तो वहाँ कांग्रेस एक जूनियर पार्टनर है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। पिछली बार आपने 70 सीटें लड़ी थी। कि कितनी सीटों का आपका एक्सपेक्टेशन है इस बार? आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस सक्षम है लड़ने के? देखिए, बात सीनियर जूनियर की नहीं है। मेरा मानना है कि हर चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। गाड़ी को अगर आप देखें तो जितना इम्पोर्टेंट ब्रेक होता है, उतना इम्पोर्टेंट क्लच होता है, उतना इम्पोर्टेंट एक्सीलेटर होता है, और उतना ही इम्पोर्टेंट लुकिंग ग्लास होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हॉर्न होता है। तो सीनियर जूनियर की कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, उनके पास जो है ज़्यादा विधायक हैं, और आरजेडी जो है महागठबंधन को एक नेतृत्व प्रदान करती है। नेता प्रतिपक्ष का पद भी जो है वो आरजेडी के पास है, तो स्वाभाविक रूप से जो है उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन बाकी और जो घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी वामपंथी पार्टियां हों या और जो घटक दल आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, जैसे सहनी जी की पार्टी भी जो है अब इस महागठबंधन का हिस्सा है, तो सबका अपना अपना रोल है। सीट का जहां तक सवाल है तो हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी, हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा तुम्हारा ये मामला नहीं है। 243 सीट पर कांग्रेस पार्टी भी लड़ेगी, 243 सीट पे आरजेडी भी लड़ेगी, 243 सीट पे वामपंथी पार्टियां भी लड़ेगी, 243 सीट पे सहनी जी की भी पार्टी लड़ेगी। गठबंधन अगर नैसर्गिक है, नेचुरल है और मुद्दा आधारित है, विचार आधारित है, तो फिर लड़ाई अपने और तुम्हारे सीट के बीच की नहीं है। सारा सीट हमारा है और हम सब लोग मिल करके जिसकी जितनी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करेंगे। मान लीजिए कि किसी के पास बड़ी जिम्मेवारी है, वो बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, लेकिन छोटी जिम्मेवारी भी उसका निर्वहन होना जरूरी होता है। अब जैसे खाना आप पकाए हैं तो उसमें एक चुटकी नमक जो है अगर कम हो तो बेस्वाद, और एक चुटकी नमक अगर ज्यादा हो तो बेस्वाद। तो जो छोटी चीज भी होती है उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो हम सब अपनी भूमिका निभाएंगे और 243 की 243 सीटों पे हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फैक्टर होगा सबसे इम्पोर्टेंट सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो विनेबिलिटी होगा। 243 सीट पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये 243 सीट वो सीटें हैं जिस पर बिहार के करोड़ों लोग रहते हैं, और बिहार के करोड़ों लोगों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है नौकरी का, वो मुद्दा है भागीदारी का, वो मुद्दा है पलायन का, वो मुद्दा है स्वास्थ्य का, वो मुद्दा है किसानों को उनके फसल के दाम का, वो मुद्दा है अच्छी शिक्षा व्यवस्था का। तो ये जो मुद्दा है जिसको हम अलग अलग तरह का न्याय कह रहे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, लैंगिक न्याय, तो ये न्याय का मुद्दा है और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। विनेबिलिटी, देखिए, पार्टी की विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति का एमपी और एमएलए बन जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार को जिताना जरूरी है। अगर कोई बिहारी है तो उसको मालूम है कि उसके पहचान के आधार पर उसको किस तरीके से अपमानित होना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर चीज के लिए बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं, चाहे देश के भीतर पलायन करें या देश के बाहर पलायन करें, आप देखेंगे कि बाहर भी जो मजदूर काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की है। तो उनको बाहर में भी जो समस्या झेलनी पड़ती है, देश के भीतर में भी जो दूसरे राज्यों में उनको समस्या झेलनी पड़ती है, और बिहार में जो लोग रहते हैं उनको जो दैनंदिन अपने जीवन जीने में जो समस्याएं झेलनी पड़ती है, उस समस्याओं से निजात पाना जरूरी है। तो हमारा मानना है कि 243 सीटों पे जो बिहार के लोग हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उसको जीतना जरूरी है, उसको जिताना जरूरी है। इसीलिए एक पार्टी की विनेबिलिटी नहीं, बिहार के जो करोड़ों करोड़ लोग हैं उनकी विनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नीतीश जी की सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनका चेहरा घोषित करने से इस वजह से बच रहे हैं, या क्या भाजपा के लिए कोई एक अवसर, आपके हिसाब से कोई अवसर दिखाई दे रहा है कि पहली बार उनका मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख सकते हैं या बना सकते हैं? नहीं, इस अंदर से आप कांग्रेस लीडर आप कैसे देखते हैं नीतीश जी की सेहत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं? देखिए, संदर्भ में भविष्य की राजनीति, देखिए, ये तो अमित शाह इसके एक्सपर्ट हैं, आपदा में अवसर ढूंढने के। और अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया। शिंदे जी को तोड़ करके लाया शिवसेना से, उनको मुख्यमंत्री बनाया,
फिर जो है उनको हटा करके जो है अपना मुख्यमंत्री बना लिया। तो इसके तो जो है वो एक्सपर्ट हैं, और अब स्वघोषित रूप से जो है अपने आप को चाणक्य कहते हैं, ये तोड़ फोड़ की जो उनकी कला है उसके चलते। तो ये कोशिश ऐसा नहीं है कि नीतीश जी बीमार हैं इसलिए वो कर रहे हैं। पिछली बार तो वो बीमार नहीं थे, पिछली बार भी उन्होंने ये कोशिश की, उससे पिछली बार तो वो बीमार नहीं थे, उससे पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की। बीजेपी पिछले कई दशकों से भाजपा बिहार में वही करना चाहती है जो भाजपा उत्तर प्रदेश में करने में कामयाब हुई है, कि मतलब स्थानीय रीजनल पार्टी का साथ लेना है, फिर धीरे धीरे जो है उसको निगल जाना है। तो बीजेपी वो करने की कोशिश लगातार बिहार में कर रही है और इसमें वो विफल रही है, इसीलिए वो मजबूर है। ये प्रधानमंत्री क्या बोले थे, कि गृह मंत्री क्या बोले थे, नीतीश जी आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। तो क्या ब्लूटूथ से डाउनलोड हो गए क्या नीतीश जी? सारे दरवाजे बंद हो गए थे तो फिर जो है नीतीश जी कैसे मुख्यमंत्री बने? तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक चेहरे का सवाल है, वो अपना चेहरा आगे लाना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो उनका मुख्यमंत्री है उसको हटा करके अपना चेहरा लाना चाहते हैं। तो ये अपना चेहरा आगे लाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि वो नीतीश जी को पीछे नहीं कर सकते हैं। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो ये तो बड़ा असंवेदनशील बात है, बीमार तो कोई भी हो सकता है। बात तो जो है मुद्दे और विचार की होनी चाहिए। आप जिन चीजों पर नीतीश जी का विरोध किया करते थे, आज जो है वो सारी बातें आप भूल गए हैं। और जो वादे जो है आप नीतीश जी के लिए किए थे और नीतीश जी ने जनता जिससे किया था, उन वादों का क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य देने की बात थी, नीतीश जी ये बात उठाते थे, भाजपा के बारे में कहा कि भाजपा ने कमिटमेंट किया है, प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया है कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन विशेष राज्य तो मिला नहीं। तो इसका मतलब ये गठबंधन पूरी तरह से सत्ता के अवसर का गठबंधन है। और जब बीजेपी को अवसर मिलेगा इस आपदा में, तो वो नीतीश जी को धक्का मार करके हटाएंगे और जो है अपना चेहरा आगे करेंगे। ये कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी चल रही है जिस पर काफी लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं कि महागठबंधन को सीएम का चेहरा अनाउंस करना चाहिए या नहीं। और दूसरा उसी से जुड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी जी आरजेडी के लीडर हैं, सबसे वो ऑपोजिशन लीडर भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं? इसमें कोई दो राय ही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सबसे पहले तो जनता तय करती है। जिसके पास संख्या बल होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, आरजेडी ज्यादा सीटों पे जीतेगी और संख्या बल उसके पक्ष में होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री पे उनकी दावेदारी होगी। इसमें कोई संकट है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रक्रिया के तहत जो है ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन एनडीए में है। एनडीए में ये कंफ्यूजन है कि कौन कितना सीट लड़ेंगे, नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। हम सैद्धांतिक रूप से इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हैं और क्लियर हैं कि चुनाव के लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव के लिए, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो मतदाता हैं उनकी समस्याएं इंपॉर्टेंट होता है। वो जो करोड़ों करोड़ लोग हैं जिनको आज राजनीति में चेहरा विहीन कर दिया गया है, उनको चेहरा देने की जरूरत है कि वो ना संख्या नहीं है, वो जिंदा लोग हैं। जब हम कहते हैं कि 14 करोड़ लोग, तो वो 14 करोड़ लोग हैं। उनका जो है खाने पीने का सवाल है, उनके जीवन जीने का सवाल है, उनके शिक्षा का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यह जो बार बार चेहरा का सवाल उछाल करके मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, ये एक साजिश है। इस साजिश को हम बखूबी समझते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन अपनी मीटिंग में जो बड़ी पार्टी होगी, जिसके पास संख्या बल होगा, उसकी मुख्यमंत्री होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें ना कोई जो है संकट है। ये प्रक्रिया के तहत अपने आप हो जाएगा। लेकिन जहां तक चुनाव में जरूरी क्या है, अगर इसकी आप बात करें तो चुनाव में सबसे जरूरी मुद्दा होता है, चेहरा नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, फोकस मुद्दों पे होना चाहिए। लेकिन महागठबंधन में इस पे कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल है कि जो है सबसे प्रमुख चेहरा तेजस्वी जी का है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संकट नहीं है, इस पे कोई विवाद नहीं है।
इस पे बिल्कुल स्पष्टता है कि महागठबंधन में प्रक्रिया के तहत 1 बाय 1 सारी चीजें हो रही हैं। सारी पार्टियों को मिला करके मीडिया समूह बना है जो मीडिया से बात करेंगे। सारी पार्टियों को मिला करके मैनिफेस्टो कमेटी बनी है जो मैनिफेस्टो बनाएंगे। सारी पार्टियां मिल करके सीटों को तय करेंगे और हम बार बार कह रहे हैं 243 की 243 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा? जनता महागठबंधन को बहुमत देगी, आरजेडी के जो है आरजेडी ज्यादा सीट लड़ेगी, 243 में से वो ज्यादा सीट जीतेगी तो मुख्यमंत्री भी उनका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि आप 2 चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों चुनाव आपने लोकसभा का लड़ा है। कांग्रेस पार्टी आपको एक चेहरा अपना प्रोजेक्ट कर रही है, बड़े चेहरे आप वहाँ पर पार्टी के स्थापित हुए हैं, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव कन्हैया कुमार लड़ेंगे? आपने तय किया है लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अभी पिछले प्रश्न के जवाब में हमने कहा कि चेहरा नहीं, मुद्दा इंपॉर्टेंट है। पार्टी आपको प्रोजेक्ट कर रही है? नहीं, पार्टी मुझे जिम्मेवारी दे रही है, जैसे अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दे रही है। जैसे टीम में अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका होती है। पहले जो है विकेट के पीछे धोनी खड़े थे, आजकल जो है पंत खड़े हैं, है ना। तो पार्टी जो है वो एक सामूहिक प्रयास से चलता है, सामूहिक निर्णय से चलता है। चुनाव लड़ने का फैसला भी सामूहिक होना चाहिए और हम इस बात के व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से पक्षधर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से इस बात को मानते हैं कि चुनाव लड़ना का फैसला हमेशा सामूहिक होना चाहिए। और अन्य जिम्मेवारियों की तरह चुनाव लड़ना भी एक जिम्मेवारी है। जैसे बैटिंग करने की जिम्मेवारी की तरह बॉलिंग करना भी एक जिम्मेवारी है और फील्डिंग करना भी एक जिम्मेवारी है, तो चुनाव लड़ना भी एक जिम्मेवारी है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़वाना, चुनाव प्रचार करना, दूसरों के लिए चुनाव प्रचार करना, ये सारे पार्टी के द्वारा दी जाने वाली जिम्मेवारी है। पार्टी अगर चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। पहले भी जब चुनाव लड़े हैं तो पार्टी के कहने पे ही चुनाव लड़े हैं, अपने मन से तो चुनाव लड़े नहीं। कहा तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए, अब खेलने के लिए नहीं, कैप्टन अगर कहें तो जो है बाउंड्री बॉल के बाहर बैठ करके जो है पानी भी पिलाएंगे जो क्रिच पे बैटिंग कर रहे हैं, और कैप्टन कहेंगे तो बैट पहन करके जो है बैटिंग भी करेंगे। एक मुद्दा कन्हैया जी जो अभी कुछ दिनों पहले उठा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ मांग रहा है। उन्होंने कहा है कि वो बिहार चुनाव से शुरू करेंगे, आगे भी और स्टेट्स में लागू होगा। इस मूव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने बार बार उनके समक्ष ये प्रश्न रखा कि आप वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको दुरुस्त कीजिए। तो अव्वल तो ये बराबर जो है इसको इनकार करते रहे, और मैं इसको लेकर के आज जो है एक प्रेस वार्ता में कहा कि आजकल देश में ये हो रहा है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। प्रश्न आप इलेक्शन कमीशन पे कीजिए, जवाब बीजेपी से आती है। प्रश्न आप ईडी पे कीजिए, जवाब बीजेपी से आती है। प्रश्न आप सीबीआई पे कीजिए, इनकम टैक्स पे कीजिए, जवाब बीजेपी से आती है। अव्वल तो जो है बीजेपी इस बात को गुमराह करती रही कि नहीं कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं आपको याद दिला दूं कि ईवीएम पे भी प्रश्न सबसे पहले भाजपा ने उठाया था, कांग्रेस ने नहीं उठाया था। भाजपा के नेता ने जो है इस पे किताब लिखा, उसका बकायदा इनॉग्रेशन हुआ। आडवाणी जी जैसे तमाम लोग जो है इस पे कई बार प्रश्न खड़ा किए। तो आप पूछें तो ठीक, हम पूछ लें तो गलत। आप पूछें, देश की संस्थाओं के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करें तो सही, हम कर दें तो लोकतंत्र विरोधी। तो बीजेपी अव्वल तो इस बात को गुमराह करती रही। ईसीआई भी जो है कमोबेश वही मिलता जुलता जवाब देती रही। अब जो है ये बात, आप तो कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी ही नहीं है, अब आप जो है बिहार से ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी है तो गड़बड़ी ठीक करने का आपका फोकस होना चाहिए, लोगों को परेशान करने का आपका फोकस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बाकी मामलों में चल रहा है कि प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना दिया गया है, तो प्रोसेस को पनिशमेंट ना बनाया जाए, इसको जटिल ना बनाया जाए। जो गड़बड़ी का सवाल उठाया गया है उस गड़बड़ी के सवाल को ईमानदारी पूर्वक एड्रेस किया जाए। एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का चुनाव में असर देखा गया बिहार के अंदर पिछले कुछ चुनाव में, बीजेपी को शायद उससे फायदा होता है। नहीं देखा गया। इस बार आपका क्या मानना है? नहीं देखा गया। आक्रामक हैं बिहार को लेकर। देखिए, ये 2015 में और उद्घाटन हुए हैं, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो कितना बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री को आप देखते हैं और उसका काउंटर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कैसे करेगा? बिहार है वो, बिहार बहुत अच्छे से समझता है और कई बार जो है वो ठग चुके हैं बिहार के लोगों को, और काठ की हानि बार बार चढ़ती नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, 2015 में अलग चुनाव लड़े, तो इनको जो है अपनी स्थिति पता चल गई।
तभी तो जो है ये नीतीश जी को दोबारा स्वीकार कर लिए। सारे दरवाजा बंद करने के बाद भी जो है ना पीछे का दरवाजा खुला छोड़ दिए थे। क्यों स्वीकार कर लिए? तो इनको मालूम है कि ये अकेले चुनाव वहां नहीं लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और सिर्फ बिहार की नहीं है, कई राज्यों के चुनाव हारने के बाद जो है इन्होंने स्टेट के लीडर को प्रोजेक्ट करना शुरू किया, प्रधानमंत्री के चेहरे को पीछा किया। ये तो इनका पुराना तरीका है ना। चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव के परिणाम जिस दिन आते रहते हैं उस दिन जो है मोदी जी का चेहरा आगे कर देंगे। चुनाव हार जाते हैं तो जो है उस दिन जो है जेपी नड्डा का चेहरा आगे कर देंगे। तो ये तो करते रहते हैं। लेकिन ये अब बात साबित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में कमी आई है उनकी ही करनी के चलते, किसी और की वजह से नहीं। वो जो वादा किए अपने जो है बरबोलेपन में, ठीक, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में, छोड़िए 15 लाख खाते में पहुंचने का, स्विस बैंक में भारतीयों का धन जो है वो बढ़ गया। जिस स्विस बैंक के जो है में जमा भारतीयों के पैसे लाने की बात हो रही थी, वहां तो भारतीयों का धन बढ़ गया। उसके बाद जो है विश्व गुरु बनाएंगे। अब जो है बार बार रिपोर्ट आ रही है, कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं है जिसमें प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहा है। ये बस परीक्षा पे चर्चा करके रील बनाते रहे, एक भी एग्जाम जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री की खुद की करनी के चलते उनकी लोकप्रियता कम हुई है। और यही वजह है कि बिहार ये बात को बहुत पहले समझ गया था, और लेकिन भरोसा किया इन पे, बार बार बिहार के लोगों ने भरोसा किया, इनको मौका दिया। सेंटर में आप देखिए कि ये ज्यादा सीट जीत करके आए सांसदीय के चुनाव में, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इन पे भरोसा नहीं किया। और ये बात 2015 में ही प्रूफ हो गई थी। तो जो 2015 में प्रूफ हो गई वो 2025 में नहीं प्रूफ होगा, तो ऐसा नहीं है, तो कोई फैक्टर नहीं है। वो चाहे जितना वहां जा करके चुनावी राज्य में तमाशा कर लें, बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत शार्प हैं। ये समझते हैं कि चुनाव है तो ये यहाँ आके रैली कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया है, वहां इतना बड़ा प्रॉब्लम है। बिहार में आकर के चुनावी रैली कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। तो बिहार के लोग ये सब समझते हैं। इस बार एक तीसरे फैक्टर की बात हो रही है, बस आखिरी कुछ सवाल मैं पूछ रहा हूँ। इस बार तीसरे फैक्टर की बात हो रही है, प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, वो भी मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में। आप उनको कैसे देखते हैं? गठबंधन के कुछ लोगों ने कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, आप कैसे देखते हैं उनका चैलेंज? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी को हिस्सा लेने का अधिकार है। कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग वोट मांगते हैं। तो वो भी अपनी पार्टी बनाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। बाकी फैक्टर हैं कि नहीं है, ये फैक्ट टेस्ट जो है ना वो बिहार की जनता करेगी। राहुल गांधी जी पिछले कुछ सालों से जो सामाजिक न्याय के मुद्दों को बहुत जोर दे रहे हैं, उठा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उसका एक असर भी दिखा। तो उसका, क्योंकि सामाजिक न्याय की एक प्रयोगशाला है बिहार, उसका बहुत असर होता है जमीन पर। तो इस चुनाव में राहुल गांधी की इस मुहिम का आप कितना असर देख रहे हैं, खासकर महागठबंधन को कितना फायदा होगा उसका? देखिए, अव्वल तो न्याय का मुद्दा हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। न्याय का मुद्दा हमारे लिए एक सैद्धांतिक सवाल है। इसीलिए चुनाव हो नहीं हो, चुनावी साल हो नहीं हो, चुनावी राज्य हो नहीं हो, पैन इंडिया जो है इस सवाल को हम लोग उठा रहे हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की बात जो है हमने पैन इंडिया उठाई, जहां चुनाव था नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के सवाल को जो है पैन इंडिया उठाया है। और न्याय जरूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। अन्याय पे आधारित सत्ता जो है बहुत दिन टिक नहीं सकती है। न्याय सबसे अव्वल चीज है, और राहुल जी वही कर रहे हैं जो इस देश की संविधान की व्यवस्था में लिखा गया है, संविधान के द्वारा जिसकी व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय का सवाल जो है वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के गर्व से निकल करके आया है। इसीलिए बार बार हम लोग ये कहते हैं कि देश को आजादी जो है वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिली, ऊंच नीच से भी आजादी मिली। तभी तो सबको जो है इक्वल वोटिंग राइट का अधिकार मिला। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या उत्तर भारतीय, क्या दक्षिण भारतीय, सबका वोट वैल्यू एक किया गया। और सरकार के कामों में, राज्य के कर्तव्यों में न्याय को प्रमुखता से जो है रेखांकित किया गया। जब हम कहते हैं कि संविधान के ऊपर हमला है, संविधान का ऊपर हमला करने का क्या मतलब है कि लोगों के जो अधिकार हैं वो अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। आप इस देश के विद्यार्थियों को देखिए, किसानों को देखिए, महिलाओं को देखिए,
हर तीसरे मिनट जो है वो किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है। हर हर दिन जो है हर घंटे जो है लगभग 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर घंटे लगभग 2 जवान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी देश की इकोनॉमी की हालत ये है कि हम एक तरफ तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए। तो लगातार असमानता बढ़ रही है। तो ये जो अन्याय है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, राजनीतिक अन्याय कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से आज धन बल का इस्तेमाल है कि एक आम इंसान जो है चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, और जो अकूत धन बीजेपी ने जो है इकट्ठा किया है। आज आप देख लीजिए कि बीजेपी को शासन में आए हुए 10 साल हुए हैं। भाजपा कहती है कि कांग्रेस 50 साल से राज कर रही है। 10 साल में पूरे देश में जो है भाजपा ने अपने ऑफिसेज बनाया है, और गलत सलत तरीके से बनाया है। हमारे जिले में गलत तरीके से जो है एक किसान का जमीन रजिस्टर करा लिया गया, और देश के सरकारी संस्थान को अपने दोस्तों के नाम जो है औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। तो देश को मिली महंगाई, बेकारी, और जो है दोस्त को मिला पोर्ट, एयरपोर्ट। तो ये जो मित्रकाल चल रहा है, यह मित्रकाल बहुत खतरनाक है, और इस मित्रकाल के अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज को राहुल जी बुलंद कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा नहीं है ये, हमारे लिए एक सैद्धांतिक प्रश्न है। न्याय के सवाल पे जिस मुखरता से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम विपक्ष में हैं तो जो मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार में आएंगे तो उन मुद्दों तक को जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक सवाल और है कि एक विचार कांग्रेस के भीतर भी समय समय पर उठता रहा है कि यूपी और बिहार के अंदर पार्टी की जो 35 साल पहले जो स्थिति थी, उसमें उस स्थिति में जाने के लिए पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, यानी अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा। जो बैसाखी है गठबंधन की, उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो आप इस विचार से सहमत है कि कांग्रेस को दोबारा इन दोनों राज्यों में अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है? मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, गठबंधन जो है ना, वो सिर्फ चुनावी नहीं होना चाहिए। गठबंधन वैचारिक होना चाहिए, और गठबंधन सड़कों पे बनना चाहिए, संघर्षों में बनना चाहिए। अगर अन्याय की लाठी बिना किसी भेदभाव के लोगों के सर पे पड़ रही है, लोगों के पीठ पे पड़ रही है, तो जिनकी पीठ फट रही है उनके बीच में गठबंधन होना जरूरी है। गठबंधन जब अन्याय करने वालों का बना है, तो गठबंधन न्याय पाने वालों की भी बननी चाहिए। प्रॉब्लम इसमें तब होगी कि जब ये सिर्फ चुनावी होगा, जब ये सिर्फ जो है सीटों तक इसका जो है ना सीमित होगा। जब ये संघर्षों में बनेगा तो ये एक सकारात्मक अंजाम तक पहुंचेगा। और अपने पांव पे खड़ा होने की जहां तक बात है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसका हाथ, पांव, आंख, नाक, मुंह, पूरा शरीर जो है वो जनता होती है। और जनता में जो शोषित वर्ग है, जिसको भागीदारी की जरूरत है, जिसको न्याय की जरूरत है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, नौजवान हो, उनके लिए लड़ना, यही कांग्रेस पार्टी का वजूद है। कांग्रेस पार्टी इसलिए है कि ये स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व दी, और ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, और ये संघर्षों का मंच था। नेताओं के बीच में गठबंधन नहीं था। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से नेता आकर के एक कुर्सी पे बैठ गए। वो अपने अपने संघर्ष से निकल करके आए थे। सुभाष चंद्र बोस जी एक अलग आंदोलन लीड कर रहे हैं, सरदार पटेल एक अलग आंदोलन लीड कर रहे हैं, गांधी जी एक आंदोलन कर रहे हैं, नेहरू जी एक आंदोलन कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम एक आंदोलन कर रहे हैं। और उन सब की इच्छा क्या है? उन सब की इच्छा है कि देश को स्वराज मिले। कांग्रेस पार्टी संघर्षों का मंच बने, ठीक है ना, अपने पांव पे खड़ा होने का यही मतलब मैं समझता हूँ। सीट प्रेडिक्शन हमारा आखिरी सवाल। सीट प्रेडिक्शन आपको क्या लगता है, कितनी सीट गठबंधन जीत सकती है? देखिए, पिछली बार ही मेरे ख्याल से कुछ हजार वोट के अंतर से जो है सरकार नहीं बन पाएगी। तो मुझे लगता है कि इस बार क्लियर मेजोरिटी जो है वो महागठबंधन को मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि कोई ऐसा सेक्शन नहीं है बिहार का जो किसी न किसी वजह से परेशान नहीं हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाले हों या नौकरी चाहने वाले हों, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, चाहे महिला हो या जो है आम शहरी बाशिंदे हों, वो किसी न किसी चीज से परेशान है। कोई ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान है, कोई कम वेतन की समस्या से परेशान है, कोई बेकारी की समस्या से परेशान है, किसी को इलाज नहीं मिल। और बहुत अजीबो गरीब खबर आते हैं, मतलब जो खबर आते हैं वो सुन करके आपको खुद हैरानी होगी। पुल चोरी हो गया, बिना नदी का पुल बन गया, जो है शराब, लाखों की शराब चुहा पी गया, पेशेंट का जो है पैर कुतर दिया आईसीयू में। ये सब कैसे हो रहा है? और कोई ऐसा दिन नहीं है, दिन दहाड़े पटना में गोली चल गई, ठीक है, मतलब दिन दहाड़े
पटना शहर में, उसके बाद जो है आधा हिस्सा जब पानी से डूब रहा हो तो आधे हिस्से को पानी नहीं मिल रहा हो। तो ये एक बड़ा कठिन विषय है और ये एक बहुत कठिन परिस्थिति है बिहार के लोगों के लिए, और बिहार के लोग इससे निजात चाहते हैं। तो उम्मीद है कि लोकतंत्र के महापर्व में 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है कि 5 साल जो समस्याएं आपने झेली है उसका लेखा जोखा जो है चुनाव में हो। अगर सरकार ने अपने वादों को पूरा किया है तो बेशक आप उनको रखिए, अगर नहीं किया है तो यही मौका है उसको बदलिए। और हमको लगता है कि बिहार में इस बार जनता बदलने के मूड में है।